वेलकम टू लॉइफ एजुकेशन वेब। मेरा नाम बेनज़ीर रहमान है। मैं गुरुग्राम से बिलोंग करती हूँ। आज मैं आप सभी को भारतीय देशी राज्यों के ब्रिटिश नीति के बारे में बताऊंगी। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन उसने जब हमारे यहाँ देशी शासकों की कमजोरियाँ और आपसी वैमनस्यता को देखा तो भारत में साम्राज्य स्थापित करने की लालसा जाग उठी। जब प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल पर कंपनी ने अधिकार ले लिया तो वह और भी महत्वाकांक्षी हो गई। अब इसका उद्देश्य पूरी तरह से देशी राज्यों को ब्रिटिश आधिपत्य में लाना हो गया और उसने अपनी राजनीतिक और आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए 19वीं शताब्दी के अंत तक सभी भारतीय रियासतों को अपने प्रभुत्व में ले लिया। लॉर्ड वेलजली ने सहायक संधि चलाई। इसमें साम्राज्य के स्थान पर सुरक्षात्मक कदमों को महत्व दिया। इसी कारण से भारतीय रियासतों को राजनीतिक और सैनिक दृष्टि से कंपनी पर निर्भर कर दिया। 1798 में लॉर्ड वेलजली गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। उसने अनुभव किया कि कंपनी सरकार की भारतीय रियासतों में हस्तक्षेप न करने की नीति सही नहीं है। देश में उस समय कोई एक शक्तिशाली रियासत नहीं थी। वेलजली ने निर्णय किया कि ऐसे समय में कंपनी को देश में एक प्रभुत्वशाली शक्ति बनना चाहिए। इस उद्देश्य को पूरा करने हेतु वेलजली ने देशी रियासतों के साथ संबंध कायम करने हेतु सहायक संधि प्रणाली प्रारंभ की। सहायक संधि प्रणाली के तहत जो भी रियासत ब्रिटिश सरकार के साथ सहायक संधि करती थी, उस रियासत की सुरक्षा एवं सहायता के लिए उस रियासत को अपनी सुरक्षा एवं सहायता के लिए अंग्रेजी फौजें रखनी होती थी, परंतु उनको खर्चे हेतु या तो शासक को एक निश्चित धनराशि कंपनी को देनी पड़ती थी या रियासत का कुछ भाग कंपनी के सुपुर्द करना होता था, ताकि कंपनी की जो फौज होती थी उसका खर्च चलाया जा सके। संबंधित शासक को किसी विदेशी या अन्य शासक से सीधे संबंध स्थापित करने की अनुमति नहीं थी। इसके लिए कंपनी की मध्यस्थता आवश्यक थी। किसी अन्य शासक या रियासत से मतभेद होने पर भी कंपनी की मध्यस्थता आवश्यक थी। रियासत को एक अंग्रेज रेजिडेंट रखना पड़ता था, जिसका रियासत पर बड़ा प्रभाव होता था। अपनी रियासत से अंग्रेजों के अलावा से सभी विदेशियों यथा फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली आदि को बाहर निकालने की शर्त भी जोड़ी गई। इन सब के बदले अंग्रेजी सरकार उस रियासत के बाहरी आक्रमण और आंतरिक संकटों से सुरक्षा करने की जिम्मेदारी लेती थी। जो अंग्रेजी सरकार होती थी, इन सारी सुविधाओं के बदले रियासत पर यदि कोई बाहर से आक्रमण होता था तो उसकी जिम्मेदारी या आंतरिक कोई संकट होता था तो इन सब से सुरक्षित करने की जिम्मेदारी अंग्रेजी सरकार की होती थी। इस प्रकार से देशी रियासतों को अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रदत्त सुरक्षा गारंटी के बदले अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता सौंपनी पड़ती थी। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध आदि थे।
धीरे धीरे देश की अधिकांश रियासतें इस संधि के तहत आ गईं। इसका परिणाम यह हुआ कि सुरक्षित एवं स्वतंत्र देशी रियासतों की आंतरिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था नष्ट हो गई। इस प्रकार से लॉर्ड वेल्लेस्ली ने कंपनी सरकार की हस्तक्षेप की नीति को आंशिक रूप से त्याग कर कंपनी की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया। 1813 में लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत आया। उसने रिंगफेंस की नीति, घेरे की नीति को त्याग कर भारतीय रियासतों को अंग्रेजी प्रभुत्व स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया। 1813 तक कंपनी की सत्ता स्थापित हो चुकी थी और उन्हें अब सुरक्षात्मक दृष्टि से कोई खतरा नहीं था। इसलिए लॉर्ड हेस्टिंग्स ने आक्रामक नीति अपनाते हुए भारत में अंग्रेजी शासन की सर्वश्रेष्ठता स्थापित करने का प्रयास किया। यह देशी रियासतों को अधीन करने की ऐसी नीति थी जिसमें आंतरिक शासन स्वयं रियासतों को करना था, उन्हें अंग्रेजी साम्राज्य में नहीं मिलाया जाता था। सरकार रियासत के प्रशासन से खुद को अलग रखती थी। हालांकि हेस्टिंग्स के पश्चात के गवर्नरों द्वारा इस अलगाव की नीति का पूर्णतः पालन नहीं किया गया। बेंटिंग्स ने आरंभ में अलगाव की नीति का पालन किया, लेकिन जहां हैदराबाद, जयपुर, भोपाल आदि रियासतों के आंतरिक विरोधों में कोई रुचि नहीं ली, वहीं बाद में मैसूर, कुर्ग, आसाम के जटिया, कचार, कर्नूल आदि में हस्तक्षेप भी किया और अपने अधीन कर लिया। इस काल में की गई संधियों का स्वरूप इस प्रकार का था कि भारतीय रियासतों के प्रति अधिनिस्थ की तरह व्यवहार किया जाता था। इसी प्रकार रियासतों में स्थापित ब्रिटिश रेजिडेंटों का व्यवहार भी निरंकुश और हस्तक्षेप युक्त हो चुका था। यह भारतीय रियासतों की अधीनस्थ स्वरूप को स्पष्ट करता था। इस नीति का विकास आगे चलकर विलय की नीति में होता है, जिसमें उत्तराधिकार के प्रश्न पर अनुमति आवश्यक कर दी जाती है। इसका चरम विकास डलहौजी की राज्य हड़प नीति में होता है, जब ब्रिटिश शासन की निरंकुशता और भारतीय रियासतों के विलय पर जोर दिया जाता है। डलहौजी 1848 में भारत आया और 1856 तक रहा। उसने अपने शासनकाल में देशी राज्यों को साम्राज्याधीन करने की नीति को अपनाया। इसके लिए उसने उपयोगी अवसर और तरीके का लाभ उठाया। डलहौजी ने व्यापगत के सिद्धांत को लागू किया। इसके अनुसार यदि किसी राज्य का शासक बिना जीवित उत्तराधिकारी के मृत्यु को प्राप्त हो जाता था, तो उसका राज्य भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। शासक को बच्चा गोद लेने की अनुमति नहीं हुआ करती थी। इसके तहत भूप्रबंध के आधार पर भी राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। इस नीति के तहत डलहौजी ने सतारा, जयपुर, बागोट, उदयपुर, झांसी, नागपुर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। सतारा के शासक का कोई भी पुत्र नहीं था, अतः उसने ब्रिटिश सरकार से पत्र के द्वारा अपने गोद लिए हुए पुत्र मान्यता के लिए आग्रह किया, परंतु डलहौजी ने इसे अस्वीकार कर दिया। 1848 में सतारा के अंतिम शासक की मृत्यु के बाद इसे अंग्रेजी राज्य के अंतर्गत मिला दिया गया था। झांसी रानी का असली नाम मनुबाई था और उनके पति का नाम गंगाधर राव था।
गई थी, इसलिए इन्होंने एक पुत्र को गोद लिया था जिसका नाम दामोदर राव था। 1853 में गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु हो जाने के उपरांत अंग्रेजों ने आक्रमण कर झांसी को अपने अधिकार में लेने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन इसका सामना रानी लक्ष्मीबाई ने बहुत ही बहादुरी के साथ किया, परंतु अंततः अंग्रेजों की विजय हुई और रानी लक्ष्मीबाई वर्ष 1853 में रानी लक्ष्मीबाई मृत्यु को प्राप्त हुई और वर्ष 1853 में झांसी को अधिग्रहित किया गया। अवध 1856 में अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। अंग्रेजों ने इसके बेटे को देश निकाला दे दिया और फिर बाद में कुप्रशासन का आरोप लगाकर अवध को हड़प लिया। नागपुर के शासक राघोजी ने भी पत्र के द्वारा अपने गोद लिए पुत्र की मान्यता के लिए ब्रिटिश सरकार से आग्रह किया, परंतु उनकी मृत्यु तक कंपनी ने इस विषय में कोई भी निर्णय नहीं लिया। उनकी मृत्यु के बाद डलहौजी ने उनके दत्तक पुत्र को मान्यता देने से मना कर दिया और राज्य को अपने अधीनता में ले लिया। 1858 के बाद भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधा ब्रिटिश ताज के पास चला गया। अब अंग्रेजी सरकार ने नीति अपनाई कि भारतीय राजाओं के साथ अच्छे संबंध बनाए जाएं, ताकि वे आवश्यकता होने पर काम आ सकें। महारानी विक्टोरिया की घोषणा के माध्यम से विलय की नीति का त्याग किया गया एवं कहा गया कि ब्रिटिश सरकार भारतीय रियासतों का विलय नहीं करेगी। इसके अतिरिक्त देसी नरेशों को गोद लेने का अधिकार लौटा दिए गए। अब अंग्रेजों की नीति यह थी कि कुशासन के लिए शासकों को दंडित किया जाए या आवश्यकता पड़ने पर हटा भी दिया जाए, लेकिन राज्यों का विलय न किया जाए। सन 1876 में देसी रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता को वैधानिक रूप दे दिया गया तथा लॉर्ड लिटन ने महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित कर दिया। ब्रिटिश सर्वोच्चता ने मुगल सर्वोच्चता का स्थान ग्रहण कर लिया तथा इस तरह से भारतीय रियासतें अंग्रेजों के अधीन हो गई। इस प्रकार इस काल में ब्रिटिश सर्वोच्चता पूरी तरह स्थापित हो गई एवं भारतीय रियासतें ब्रिटिश शासकों के अधीन हो गई, लेकिन देसी राजाओं ने सुव्यवस्थित शासन चलाने और जन कल्याण के स्थान पर विलासितापूर्ण जीवन अपनाया और जनता के साथ कठोर व्यवहार करने लगे। 19वीं सदी के अंत में ब्रिटिश सरकार ने कुप्रशासन, कलह, विद्रोह, सती प्रथा, बाल हत्या जैसे मामलों के जरिए प्रत्यक्ष हस्तक्षेप शुरू कर दिया, जो कि धीरे धीरे प्रत्यक्ष हस्तक्षेप की प्रथा के रूप में बदल गया। ब्रिटिश रेजिडेंट पूरी तरह से हस्तक्षेप करने लगे, राज्यों को बहुत से अधिकारों से वंचित कर दिया। ब्रिटिश लोग मुख्यतः सूती, रेशमी कपड़े, मसालों, नील, शक्कर, औषधियाँ, कीमती रत्न, दस्तकारी की वस्तुओं का बाहर के देशों में निर्यात करते थे। पलासी और बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल की समृद्धि पर अपना पूरा अधिकार जमा लिया था। फलते भारतीय अर्थव्यवस्था
अधिशेष और आत्मनिर्भरता की अर्थव्यवस्था से औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो गई। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के अंतर्देशीय व्यापार में अंग्रेजों की भागीदारी बढ़ गई। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों ने उन वस्तुओं के व्यापार पर अधिकार कर लिया जिनका व्यापार उनके लिए प्रतिबंधित था। बंगाल की विजय से पूर्व ब्रिटिश सरकार ने अपने कपड़ा उद्योग के संरक्षण के लिए अनेक कदम उठाए। भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने के पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य था अपने उद्योग के लिए सस्ता कच्चा माल प्राप्त करना और अपने उत्पादों को भारतीय बाजार में ऊंची कीमतों पर बेचना था। उपनिवेशवाद के प्रथम चरण की शुरुआत प्लासी के युद्ध के बाद होती है। इस चरण में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय व्यापार पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया। 1757 के बाद कंपनी द्वारा भारत से निर्यात किए जाने वाले माल के बदले कुछ भी नहीं लौटाया गया। इस तरह प्रतिवर्ष भारतीय माल और संपत्ति का दोहन होता रहा। परिणाम स्वरूप इंग्लैंड अधिक अमीर और भारत अधिक गरीब होता गया। भारत की लूट और इंग्लैंड में पूंजी संचय का ही परिणाम था कि इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति के दौर से गुजरा। औपनिवेशिक काल से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि जन्य अर्थव्यवस्था थी, लेकिन अंग्रेजों ने यहाँ परंपरागत कृषि ढांचे को नष्ट कर दिया और अपने लाभ के लिए भू राजस्व निर्धारण और संग्रहण के नए तरीके लागू किए। इन्होंने अनेक भूधारण पद्धतियां भी लागू की। जैसे सफाई बंदोबस्त, रेतवाड़ी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त। उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि भारतीय राज्यों में ब्रिटिश सर्वस्वता अनेक चरणों में संपन्न हुई। इन विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न नीतियां बनाई गई। ब्रिटिश हित और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर नीतियों में परिवर्तन किया गया और आवश्यकता अनुसार नीतियों का उल्लंघन भी किया गया। जहां कहीं नियमों में नरमी बरती गई, वहां भी उनके अपने औपनिवेशिक हित छुपे हुए थे। अंत में कहा जा सकता है कि ब्रिटिश सर्वस्वता ऐसी अवधारणा थी जिसका अंतिम उद्देश्य ब्रिटिश आर्थिक और राजनीतिक हितों का संवर्धन था। विद्रोह से अंग्रेजों को इस बात का एहसास हो गया था कि यह विद्रोह विलय एवं रियासतों के प्रति अलगाव की नीति का परिणाम था। अतः अंग्रेजों ने एक ऐसी नीति का अनुसरण आवश्यक समझा जिसमें स्थानीय शासकों की वफादारी एवं सहयोग प्राप्त किया जा सके। अतः एक ऐसी नीति बनाई गई जिसे भारतीय रियासतों को अलग न रखा जाए, बल्कि उन्हें भारतीय प्रशासन में श्रेष्ठ स्थान दिया जाए। और इसीलिए महारानी विक्टोरिया की घोषणा के माध्यम से विलय की नीति का त्याग किया गया था। भारतीय राष्ट्रवाद इस
समय तक भारतीय राष्ट्रवाद जो था वो भी परिपक्व हो चुका था। राष्ट्रीय भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए अस्त्र के रूप में संवैधानिक सुधारों को लक्ष्य बनाया गया। इसी संदर्भ में 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम में भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने की बात की गई, यद्यपि ऐसा नहीं हुआ और संघ अस्तित्व में नहीं आया। क्रिप्स मिशन, बैबल योजना, कैबिनेट मिशन आदि के माध्यम से संवैधानिक सुधारों की बात की गई। माउंटबेटन योजना में ब्रिटिश सर्वोच्चता की समाप्ति की बात की गई। अंततः 1947 ईस्वी में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ और भारत से ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति हुई। थैंक यू।